हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मेंस से रिलेटेड, जिसमें हम जितने भी जीएस के पेपर्स में मेंस के जो भी क्वेश्चंस आए हैं 2013 से लेके 2020 तक के, वो सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। और 2013 से हमने क्यों उठाया, क्योंकि 2013 में ही मेंस का जो सिलेबस था उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, ठीक है। तो इसीलिए ये हमने शुरुआत की है। और आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्टार्टिंग जीएस 3 से, ठीक है। आपको पता ही है कि आप प्री पास कर लेते हो, लेकिन जो मेन है वो तो मेंस ही है, जिसमें आपकी रैंक बनती है या फिर आप आगे जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए मेंस की हमने ये सीरीज शुरू की है। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी आ रही थी कि वो मतलब खुद जाके नहीं देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो हम आज देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और व्हाट कैन बी देयर इंट्रोडक्शन, व्हाट कैन बी देयर बॉडी एंड व्हाट कैन बी देयर कंक्लूजन। बस इतना सा थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के आंसर्स आपको उसमें लिखने होते हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, थोड़ा सा आपको ये याद रहेगा, ठीक है। इसके लिए हमने ये मेंस की सीरीज शुरू की है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यस, कुछ ना कुछ आज का जितना भी हमारा लेक्चर हो वो कंप्लीट देख के ही जाना, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको फायदा होगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 2013 का, मतलब जो पहला क्वेश्चन है आज हम कर रहे हैं 2013 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। कौन से ईयर का? ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है हमारा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रखा है, विद द कंसिडरेशन टुवर्ड्स स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, न्यू कंपनीज बिल 2013 हैज इनडायरेक्टली मेड सीएसआर ए मैंडेटरी ऑब्लिगेशन, ठीक है। उस साल क्या हुआ था, सीएसआर को मैंडेटरी कर दिया गया था, ठीक है। डिस्कस दी चैलेंजेस एक्सपेक्टेड, सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, चैलेंजेस हमें बताने हैं। डिस्कस दी चैलेंजेस एक्सपेक्टेड इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द राइट अर्नेस्ट। ऑल्सो डिस्कस, और क्या डिस्कस करना है, अदर प्रोविजंस, और क्या प्रोविजंस थे बिल्स में और इम्प्लीकेशंस। तो देखो सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करनी होगी, सीएसआर के बारे में बात करनी होगी। दूसरी चीज़ क्या बोल रखी है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमें क्या चैलेंजेस हैं। और तीसरी चीज़ बोल रखी है कि इसके अदर प्रोविजंस क्या हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन के जो है हमारे 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले को सीएसआर के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ चैलेंजेस हमें पता होने चाहिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या हो सकते हैं। और फिर हमें कुछ अदर प्रोविजंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हम कि कैसे कैसे है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, ठीक है। इसमें बोला था क्या, पहले जो क्वेश्चन था वो था कि इंक्लूसिव ग्रोथ के टुवर्ड्स कंसिडरेशन करते हुए जो न्यू कंपनीज बिल आया है उसने सीएसआर को मैंडेटरी किया है, ठीक है, और मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है। तो चैलेंजेस बताने हैं। तो सबसे पहले उस टाइम पे क्या था, इंडिया फर्स्ट कंट्री रहा, ठीक है। इंडिया बिकेम, अगर हम इंट्रो की बात करें, इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री उस टाइम पे जिसने इसको मैंडेटरी किया था, ठीक है। ये एक फैक्ट आपके पास होना चाहिए, मतलब वर्ल्ड में पहली कंट्री था। इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, टू मेक सीएसआर मैंडेटरी फॉलोइंग अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने अमेंडमेंट करके ये चीज़ कंपलसरी की थी, ठीक है। अमेंडमेंट किया उसमें कंपनीज एक्ट में। उसके बाद जो भी सीएसआर मैंडेटरी किया, ठीक है, जो भी आपका जो सीएसआर जो था वो मैंडेटरी किया, वो जो सीएसआर था वो जो बिजनेसेस थे वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे, ठीक है। बिजनेसेस या फिर जो कंपनीज थी वो उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे। वो कर सकते थे जैसे कि एजुकेशन हो गया, हंगर हो गया, जेंडर इक्वेलिटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, ठीक है, मतलब एज ए पार्ट ऑफ देयर सीएसआर कंप्लायंस, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ देयर सीएसआर कंप्लायंस, ठीक है। इसके बाद किसको, मतलब किन कंपनियों को ये था कि मतलब सीएसआर देना, ये तो है नहीं कि सब कंपनियों को सीएसआर देना था। सबसे पहले सीएसआर को मैंडेटरी करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री बना था। इंट्रोडक्शन, कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते थे। और तीसरी चीज़ कौन कौन सी कंपनीज मतलब उनमें इन्वेस्ट करना था। तो देखो मतलब कंपनीज जिनकी नेटवर्थ जो थी वो इंडियन नेशनल अगर रुपये की बात करें तो उसमें 5 बिलियन और मोर, 5 बिलियन और या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा उनकी नेटवर्थ होनी चाहिए थी। अगर हम उनके एनुअल टर्नओवर की बात करें, कंपनीज के एनुअल अगर टर्नओवर की बात करें तो जो उनका टर्नओवर था वो इंडियन नेशनल रुपी 10 बिलियन से ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की अगर उनकी बात करें तो जो उनका नेट प्रॉफिट था वो होना चाहिए था INR 50 मिलियन, ठीक है, और मोर,
50 मिलियन और मोर। तो ये थी कंडीशन की मतलब इतना है अगर कंपनीज का, तो उनके लिए जो CSR होगा वो मैंडेटरी होगा, ठीक है। इनके लिए अगर CSR मैंडेटरी है तो वो कितना CSR मैंडेटरी है, तो जो मतलब लास्ट 3 फाइनेंशियल जो ईयर्स हैं, जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनका 2%, उनका एवरेज 2% को हमें स्पेंड करना है CSR में, ठीक है। ये मेन चीज़ थी कि CSR का मेनली 2% हमको स्पेंड करना है। अगर वो अमाउंट आपने स्पेंड नहीं किया, मान लो कि ये अमाउंट आपने स्पेंड नहीं किया, अगर मान ली कुछ कंपनीज ने अमाउंट वो स्पेंड नहीं किया, तो आपको जो भी आप एनुअल रिपोर्ट दोगे तो आपको एनुअल रीज़न देना होता था। एनुअल जो रिपोर्ट थी उसमें आपको रीज़न देना होता था, एनुअल जो रिपोर्ट थी उसमें आपको रीज़न देना होता था कि क्यों आपने वहाँ पे नहीं कर पाए CSR को, क्यों नहीं आप एक्सपेंडिचर उसका कर पाए, ठीक है। और जो बचा हुआ अमाउंट था उसको आपका कहाँ ट्रांसफ़र करना था, अनस्पेंड CSR अकाउंट में विद इन 30 डेज। कितने दिन? विद इन 30 डेज आपको अनस्पेंट CSR अकाउंट में आपको वो पैसे ट्रांसफ़र करने होते थे, और जिसको 3 साल के अंदर तो यूज़ करना ही है, 3 ईयर्स के अंदर आपको उसको यूज़ करना ही होता था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने बिल्कुल मतलब ये भी नहीं किया तो आपको क्या था, एक मिनट, ठीक है। अगर आपने ये भी नहीं किया तो इस पर क्या करना था, अगर आपने ये भी नहीं किया तो आपको इम्प्रीजनमेंट या फिर पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। इम्प्रीजनमेंट और पेनल्टी भी आपको लग सकती है। तो ये थे प्रोविजंस इसके। सबसे पहले आपको पता चल गया कि किन कंपनीज को देना था, कहाँ देना था, और इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी थी। इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर अमाउंट स्पेंड नहीं किया तो आपको ये मतलब शॉर्ट में आपने लिख दिया, लगभग हाफ पेज में, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा अच्छा चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के, तो 2-3 चैलेंजेस आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 10 मार्कर क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें लिखो, ठीक है। तो चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन के हमें चैलेंजेस लिखने थे। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते थे कि CSR मैंडेटरी कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंपनीज को जो ऑडिट करना होता था, मतलब प्रॉब्लम फॉर कंपनीज टू ऑडिट उनके CSR एक्सपेंडिचर को, और 30 डेज के अंदर अगर स्पेंड नहीं किया तो उसको ट्रांसफर करना होता था, तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी कंपनीज के लिए ऑडिट करने के लिए, टू ऑडिट CSR एक्सपेंडिचर विद इन 30 डेज इफ अनस्पेंट। अगर आपने स्पेंड नहीं किए तो आपको 30 डेज के अंदर उसको एक अकाउंट में डालना होता था, और मेनली उसको ऑडिट करना, ये मेन प्रॉब्लम थी कंपनीज के लिए, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम्स क्या थी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में थी कि जो इसमें था कि जो भी आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होंगी केवल वही उन्हीं को CSR कंपलसरी था, ठीक है। लेकिन जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी उनके लिए तो CSR मैंडेटरी नहीं था। मतलब चैलेंजेस क्या था, जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी, लॉस मेकिंग जो कंपनीज थी उनके लिए जो CSR था वो मैंडेटरी नहीं था, ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं था। अगर वो मैंडेटरी नहीं था, बहुत सारी कंपनीज क्या करती थी, प्रॉफिट बनाती थी लेकिन वो अपने अकाउंट्स में क्या करती थी, लॉसेस दिखाती थी, ठीक है। मतलब फेक लॉसेस आप बोल सकते हो। मतलब कंपनीज क्या करती थी, वैसे तो प्रॉफिट कमाती थी लेकिन अकाउंट्स में दिखाने के लिए वो लॉस दिखाती थी कि हमें तो प्रॉफिट कोई कमाया ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज हो गया उसके इम्प्लीमेंटेशन में कि भाई अगर वो लॉसेस दिखाएंगे तो क्या होगा, तो नहीं होएगा, ठीक है। CSR वो स्पेंड नहीं करेंगी, ठीक है, तो वो बच गई हैं CSR स्पेंड करने से। और क्या था, कुछ ऐसी MNCs भी थी जो कि मतलब MNCs भी हैं इंडिया में या थी उस टाइम पे भी, जो जिनकी इंडियन सब्सिडरीज थी, जो कि FRBM के अंडर थी। किसके अंडर थी, FRBM के अंडर थी वो, ठीक है, जो FRBM के अंडर थी। और जो FRBM के अंडर थी तो उनको रिक्वायर नहीं था कि वो CSR के अंडर स्पेंड करें, ठीक है। तो जो कंपनीज थी केवल वही, और जो मतलब CSR था मेनली वो था कि जो RBI कहेगा मतलब वही आपको मैंडेटरी होगा इन MNCs को, इनकी इंडियन सब्सिडरीज को। लेकिन CSR तो इंडियन कंपनीज के लिए भी था, फॉरेन कंपनीज के लिए भी था। तो क्या था, फॉरेन कंपनीज का प्रॉफिट कम हो रहा था तो मतलब जो MNCs थी वो भी यहाँ से भाग सकती थी। मेन चीज़ था कि जो MNCs थी वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकती थी, अपने हटा सकती थी, यहाँ से उनको सेल करके जा सकती थी, ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट बाहर जा सकता था। तो ये भी था कि अगर आप CSR मैंडेटरी करोगे तो बहुत सारी जो MNCs हैं वो अपनी कंपनीज को यहाँ से लेके भाग भी सकती थी, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारे कुछ चैलेंजेस की भाई मतलब इसके इम्प्लीमेंटेशन में आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते थे, ठीक है। अब बोला है कि अदर प्रोविजंस क्या थे बिल के, ठीक है, अदर प्रोविजंस क्या थे, ठीक है, अदर प्रोविजंस क्या थे। अदर प्रोविजंस में था कि उसी टाइम पे जब कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे प्राइवेट कंपनी के लिए उसको 200 कर दिया गया। मिनिमम नंबर ऑफ
जो शेयर होल्डर्स का जो नंबर था वो 200 कर दिया गया, जो पहले 50 था, ठीक है। उसके बाद 1% कंपनी का कंसेप्ट आया, 1% कंपनी का कंसेप्ट आया। उसके बाद अगर बोले तो कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बना, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट इसी टाइम पे आया। डोरमेंट कंपनीज का कंसेप्ट इसी टाइम पे आया। किस टाइम का? डोरमेंट कंपनीज का। डोरमेंट कंपनीज क्या होती थी? जो लगभग 2 ईयर्स तक जो काम नहीं करती थी, मतलब बिजनेस 2 ईयर्स तक इन्होंने किया ही नहीं, तो उनको डोरमेंट कंपनीज बोल दिया जाता था। तो वो कंसेप्ट भी इसी टाइम पे आया, ठीक है। और जो भी इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते, ठीक है, जो भी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते, तो जिसमें 1/3 थे वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे, और उसमें एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो ये थे अदर प्रोविजंस कुछ उस बिल के। इससे क्या हुआ, ये मेनली प्रोविजंस क्यों बनाए गए, ताकि जितनी भी है, जैसे कि शेयर होल्डर्स का हमने क्या किया, वो नंबर इंक्रीज कर दिया, तो इससे क्या हुई? ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई। इससे क्या हुआ? कंपनीज की ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई, ठीक है। और कंपनी लॉ को मतलब फर्दर बूस्ट मिला उसके होराइजन को, ठीक है। और हमने क्यों CSR को मैंडेटरी किया? क्योंकि जो NDC टारगेट थे हमारे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन थे, उनको कंप्लीट करने के लिए इनडायरेक्टली हमने CSR को मैंडेटरी कर दिया, ताकि गवर्नमेंट को डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करना पड़े हेल्थ में, एजुकेशन में, हंगर पॉवर्टी को कम करने में। जो कंपनीज हैं वो ही अपने प्रॉफिट से 2% जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का है वो स्पेंड कर दें, और गवर्नमेंट को ना करना पड़े, ताकि जो इनडायरेक्टली हमारी पॉवर्टी भी कम हो जाए, हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो भी कम हो जाए, ठीक है। उसके लिए था, ठीक है। तो वही है कि बस यही था कि इसीलिए हमने इस CSR को मैंडेटरी किया। ये हो गया हमारी बॉडी। अब हम इसके कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है, 2 ही पेज में आपको लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन में आप इसमें क्या लिख सकते हो कि कोई भी हेल्दी बिजनेस होता है वो किसी भी हेल्दी सोसाइटी में ही सक्सीड कर सकता है। किसी भी कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा कि वो जो भी सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस करे, उससे उस सोसाइटी की हेल्थ या फिर वहीं की ग्रोथ हो, ठीक है। कुछ एफर्ट्स के साथ, कुछ गवर्नमेंट भी उसमें एफर्ट करे, कुछ कंपनीज भी उसमें एफर्ट करें, ताकि कंपनीज की भी ग्रोथ के लिए वहाँ का जो बिजनेस है वो कंड्यूसिव हो जाए, ठीक है। तो आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो? कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि ए हेल्दी बिजनेस कैन ओनली सक्सीड इन हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। Thus, it is in the best interest of company to produce goods and services which strengthen the health of society. Thus, it is in best interest to produce goods and services to strengthen health ऑफ सोसाइटी विद गवर्नमेंट एफर्ट्स ऑल्सो, प्लस कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो जाएंगे, जिससे कि क्या होएगा? फर्दर ग्रोथ होएगा बिजनेस में, उनके बिजनेस में, ठीक है। ऐसे आप इसको मतलब लगभग कंक्लूड कर सकते हो ऑन ए पॉजिटिव नोट, ठीक है, कि CSR जो मैंडेटरी किया है वो एक अच्छी चीज़ है। तो आप देखो कि हमने क्या क्या कर लिया है। क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया? सबसे पहले इंडिया, हमने CSR के बारे में बताया कि उस कंपनी को कहाँ पे ये CSR का अमाउंट स्पेंड करना है। उसके बाद देखा किन कंपनीज को करना है, उनका प्रॉफिट वगैरह क्या होना चाहिए, स्पेंड नहीं किया तो आपको क्या करना है, पेनल्टी भी आप पे लग सकती है, चैलेंजेस क्या है इंप्लीमेंटेशन में, अदर प्रोविजंस क्या है बिल के, कंक्लूजन आपने लिख दिया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया विद कंसिडरेशन टुवर्ड्स स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, NDC का हमने बात कर दी उसमें, ठीक है। इनडायरेक्टली मेड CSR मैंडेटरी बिल्कुल इनडायरेक्टली किया था, तो CSR के बारे में हर चीज़ हमने बता दी है, चैलेंजेस बता दिए हैं, अदर प्रोविजंस बता दिए, ठीक है। तो हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट आर द रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003? देखो 2013 का क्वेश्चन पेपर और 2003 का हमें बिल पूछा गया है कि FRBM एक्ट 2003 में क्यों लाया गया था, तो हमें क्रिटिकली डिस्कस करना है, ठीक है। इट्स सैलिएंट फीचर्स एंड देयर इफेक्टिवनेस, तो हमें बताना है कि इसके सैलिएंट फीचर्स और कितने इफेक्टिव हैं इसके मेथड्स, तो हमें ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। क्यों वो किया गया, क्यों नहीं किया गया। अब आप देखो कि सबसे पहले FRBM
ये मैंने बोला कि 2013 में पूछा गया, क्यों? क्योंकि इसके 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, ठीक है, 10 ईयर्स इसके इंट्रोडक्शन के कंप्लीट हो गए थे। इसका मतलब अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो तो 2011 में जितने भी बिल आए हैं उनको देख लेना एक बार, ठीक है, कि क्यों इंट्रोड्यूस किए गए होंगे, उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है भी कि नहीं है, ठीक है। तो क्रिटिकली उनको डिस्कस कर लो, या फिर आप 22 में देने वाले हो तो आप ये देख लो कि 22 में या फिर 2012 में कौन कौन से बिल्स आए थे, एक्ट्स आए थे जिनके अभी 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। 2013 में तो इसको मैंडेटरी किया था, तो ये हो गया करंट से, ठीक है। ये हो गया हमारे 10 ईयर्स से, ये 10 ईयर्स उसके कंप्लीट हुए थे, तब कोई बात भी चल रही होगी, न्यूज़पेपर में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें रीज़न बताने हैं कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया होगा। सबसे पहले जो FRBM जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्यों? ताकि जो इकोनॉमी में फिस्कल डिसिप्लिन आए, फिस्कल डिसिप्लिन इन इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें फिस्कल डिसिप्लिन आए, और क्या हो, जो भी पब्लिक फंड्स हो उनका मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, इम्प्रूव हो जाए, क्या? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स। इसके बाद हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है और जो रिवेन्यू डेफिसिट है या फिर जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा रिड्यूस हो जाए, और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी आए, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी आए इंडिया के फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम में, फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारी ट्रांसपेरेंसी आए, उसलिए भी ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उसके इंट्रोडक्शन के, कि मतलब हमें क्यों इंट्रोड्यूस करना है, मतलब FRBM को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया जा रहा था, ठीक है। ये 2003 में इसको इनेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, बाई देन फाइनेंशियल, उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा ने, किसने? यशवंत सिन्हा, जो वहाँ तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको किया था, ठीक है। अब क्या था कि और क्या थे, देखो ये तो होगा कि भाई ट्रांसपेरेंसी हमें करनी थी और फिस्कल ये था, और देखो हाँ एक दो चार चीज़ें और थी कि जिसके लिए था। एक तो था कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी ये था, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी आप इसको लिख सकते हो, और ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फिस्कल मैनेजमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल मैनेजमेंट कौन करता है? हमारी जो गवर्नमेंट करती है, और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? RBI बनाता है। तो दोनों में बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जाके कहीं वो होगा। तो इसलिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और बस यही थे मेन रीजंस या ऑब्जेक्टिव्स इसको इंट्रोड्यूस करने के, ठीक है, FRBM को इंट्रोड्यूस करने के, ठीक है। आपने हाफ पेज या उससे ज़्यादा ही इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या थी इसमें? ये रिड्यूस करना था, ठीक है, और सारी चीज़ें इसके साथ ही कंप्लाई करेंगी। मेन रिड्यूस करना था हमें ये, ठीक है, देख लेते हैं। मेन रिड्यूस करना था हमें ये। तो अभी हमें इसके सैलिएंट फीचर्स क्या थे, मतलब जो ये FRBM था इसके सैलिएंट फीचर्स क्या थे? मेन था कि इसमें फिस्कल टारगेट रखे गए थे। मेन क्या था इसमें? फिस्कल टारगेट्स थे कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है इतना होना चाहिए, आपका रिवेन्यू डेफिसिट इतना होना चाहिए, ठीक है। ये थे इसमें, जिससे कि बस यही था। इसके अलावा क्या था, मतलब ये टारगेट्स हमने बना दिए थे। क्या इन टारगेट्स को कभी मतलब एस्केप भी किया जा सकता था? यस, एस्केप क्लोज भी इसमें दिया गया था। एस्केप क्लोज भी इसमें दिया गया था कि अगर कभी भी कोई कैलेमिटी आ जाए या फिर नेशनल सिक्योरिटी आ जाए, जैसे कोई भी कैलेमिटी आ गई या फिर नेशनल सिक्योरिटी का कोई रीज़न आ गया, तो आप इन टारगेट्स को वो भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो? एस्केप भी कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए वो कंपलसरी नहीं था, गवर्नमेंट अपने टारगेट से डेविएट हो सकती थी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप दे सकते हो, मतलब अभी आप कर रहे हो तो आप एग्जांपल कोविड का दे सकते हो, जिसमें कोविड में गवर्नमेंट ने इससे डेविएट कर दिया था, ठीक है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, इसके इम्प्लीमेंटेशन को क्या कर दिया था, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा अगर बताऊँ, अगर इसके इफेक्टिवनेस की बात करें, कितना इफेक्टिव थे ये, अगर इसके इफेक्टिवनेस की बात करें, उस टाइम पे तो 10 ईयर्स हो गए थे। देखो जो इफेक्टिवनेस थी ना वो क्वांटिटेटिवली थी, क्वांटिटेटिव जो थी वो इफेक्टिवनेस थी, मतलब नंबर्स इंप्रूव हो रहे थे। जैसे कि आपको बताऊं कि जैसे कि जो सेंटर एंड स्टेट्स थी उनकी जो फिस्कल जो परफॉर्मेंस थी वो क्या हो गई थी, इम्प्रूव हो गई थी, ठीक है। फिस्कल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई थी सेंटर एंड स्टेट की। और फिस्कल जो कंसोलिडेशन है उसके पाथ को जो स्टेट्स थी वो बड़े अच्छे से फॉलो करने लगी थी, ठीक है, मतलब स्ट्रिक्ट एडहिरेंस टू द पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। और मेनली जो फिस्कल डेफिसिट है वो GDP का 2.7% तक
कट हो गया था और जो रिवेन्यू डेफिसिट है मतलब करना था और 1.1% ऑफ जीडीपी का रिड्यूस करना था। ठीक है, ये मेन चीज़ थी कि इतने इतने टारगेट्स थे और लगभग गवर्नमेंट उसको कंप्लीट भी कर रही थी। ठीक है, ये चीज़ है कि गवर्नमेंट उसको कंप्लीट भी कर रही थी। अब थी कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी थी, अब ये थी कि थोड़े बहुत नंबर्स में हो गया कि इसकी इफेक्टिवनेस थी। क्वालिटेटिवली क्या थी, क्वालिटेटिव इसमें क्या कमियां थी। ठीक है, मतलब चैलेंजेस क्या थे या फिर आप क्या बता सकते हो कि एफआरबीएम में क्या क्या कमियां थी। ठीक है, सबसे पहले क्या कमियां थी कि जो गवर्नमेंट थी वो अपने फिस्कल डेफिसिट को कम दिखाने के लिए अपने अकाउंट्स में क्या कर रही थी, एक्सपेंड जो क्रिटिकल सेक्टर्स थे उसमें उन्होंने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया था। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर इन क्रिटिकल सेक्टर्स, जो भी हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स थे उसमें जो एक्सपेंडिचर था वो उन्होंने रिड्यूस कर दिया था। जैसे कि हेल्थ होगी, एजुकेशन हो गया, उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, अगर उन्होंने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया तो ऑब्वियस बात है अगर वो एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो हमारा जो डेफिसिट है वो कम ही लगेगा। ठीक है, हमारा जो डेफिसिट है उसमें क्या दिखा, हमें ड्रेस्टिक फॉल दिखा, ड्रेस्टिक फॉल दिखा। लेकिन इससे क्या हो गया, ओवरऑल तो हमारा डेवलपमेंट में भी वो आया ना, ओवरऑल डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हुई हमारी इससे। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हुई। इसके अलावा अगर आप बात करो, चलो ठीक है फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस हो गया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, फिस्कल डेफिसिट को, फिस्कल टारगेट्स को ये दिखाने के लिए कि वी हैव कंप्लायंस करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए मैन्युपुलेट करने लग गए अकाउंट्स को, मैन्युपुलेटिंग शुरू हो गई। ठीक है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर साइड को जो मतलब अकाउंट्स थे उनको मैन्युपुलेट किया जाने लगा। ठीक है, मैन्युपुलेटिंग अकाउंट्स। ठीक है, ताकि हर गवर्नमेंट को लगे कि मतलब हर एक गवर्नमेंट जो है अपने फिस्कल टारगेट्स को कंप्लीट कर रही है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो एफआरबीएम था उसने जो एक इन्वर्स लिंक था जो फिस्कल डेफिसिट और बैंक क्रेडिट के बीच में, फिस्कल डेफिसिट और बैंक क्रेडिट के बीच में जो इन्वर्स लिंक था उसको एक इन्होंने इग्नोर कर दिया कि अगर जैसे कि फिस्कल अगर क्रेडिट मान लो कि क्रेडिट ग्रोथ होती है, अगर मान लें क्रेडिट ग्रोथ होती है तो जो फिस्कल अगर मान लें क्रेडिट ग्रोथ होती है, क्रेडिट राइज करता है तो फिस्कल जो डेफिसिट है ये कम हो सकता है। ठीक है, मतलब मे भी हो सकता है। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट अगर हमारा जो है वो बढ़ रहा है तो हो सकता है कि हमारे क्रेडिट ग्रोथ में फॉल हो जाए। तो ये इन्वर्स लिंक को भी इसने इग्नोर किया। ठीक है, कि अपोजिट हमने करके नहीं देखा। ठीक है, आरबीआई के साथ इसको वो करके नहीं देखा, आरबीआई की पॉलिसीज़ के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करके नहीं देखा। ठीक है, तो ये कुछ इसकी क्या थी कि मतलब जो टारगेट्स कभी अचीव ही नहीं हुए। ठीक है, येट नॉट अचीव, मतलब अभी भी यही है। अगर एफआरबीएम में आ जाए कि अब क्या कमियां है तो अभी भी यही कमियां है कि फिस्कल डेफिसिट को कम दिखाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्रिटिकल सेक्टर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर रही है, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन होगा, उससे हमारी डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। फिस्कल टारगेट्स को और कंप्लीट करने के लिए अकाउंट्स में मेनली मैनिपुलेट किया जा रहा है और मेनली इन्वर्स लिंक को तो गवर्नमेंट वो ही नहीं कर रही है। ठीक है, इससे क्या है, फिस्कल डेफिसिट तो हमें रिड्यूस हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब इससे क्या हुआ, हमारे फिस्कल डेफिसिट तो लग रहा है कि डिक्रीज हो गया है, लेकिन मेन जो हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी को जो मेनली डेवलपमेंटल साइड में जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए वो हमारी कम हो गई है। ठीक है, वो हमारी कम हो गई है। अब अगर गवर्नमेंट को अगर आप कंक्लूजन में लिखो, आप इसके कंक्लूजन में लिख ही क्या सकते हो, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन के लिए कुछ स्टेप मतलब फॉलो किए जा सकते हैं। मतलब जैसे कि क्या स्टेप फॉलो किए जा सकते हैं, एक तो सबसे पहले जो एस्केप क्लोज है उसमें एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की बात की गई है तो वो स्पेसिफिक कर दो। ठीक है, एफआरबीएम एक्ट में स्पेसिफिक करो कि जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं जब आप डेविएट कर सकते हो, जब एस्केप क्लोज लगेगा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को आप बताओ कि कौन कौन से होंगे। और दूसरा चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है उसको रेशनलाइज करना होगा। ठीक है, उसको रेशनलाइज करना होगा अपने इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को। ठीक है, और मीडियम टर्म टारगेट्स को मीट करने की आपको सोचनी होगी। मीडियम टर्म टारगेट्स आपको वो करने की वो होगी। ठीक है, कंसीडर जो मीडियम टर्म फ्रेमवर्क है जो फिस्कल पॉलिसी का मेनली गवर्नमेंट को वो कंसीडर करना चाहिए और मीडियम टर्म टारगेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। आप थोड़ा बहुत ये कंक्लूजन में लिख सकते हो और लास्ट में आप लिख सकते हो कि या फिर जो एनके सिंह कमेटी थी
उसकी रिकमेंडेशन को भी फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। उनकी रिकमेंडेशन थी कि डेट टू रेशियो जो होना चाहिए, मतलब डेट टू रेशियो जो है ना वो कितना होना चाहिए, डेट टू जीडीपी 40% होना चाहिए, रिवेन्यू डेफिसिट जो है हमारा वो 0.8% होना चाहिए 2022-23 तक, अभी तक भी नहीं हुआ है। और जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमारा 2.5% होना चाहिए जीडीपी का। तो ये सारी चीज़ें थी कि एनकेसिंग कमेटी की रिकमेंडेशन को मान लेना चाहिए, ताकि जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं इकोनॉमी की वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो while being on path of fiscal prudence, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, so that developmental needs of economy are not unduly compromised while being on path of फिजिकल प्रूडेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको बतानी ही होंगी, ठीक है। देखिए, तो ये आपका हो गया कंक्लूजन में। आप ऐसे ऐसे एक पॉजिटिव नोट पे लिख सकते हो कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अगर वो अभी भी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हमें बतानी थी, वो हमने बता दी कि देखो ये रहा सेकंड क्वेश्चन कि एफआरबीएम सबसे पहले उसके रीजंस क्या थे, क्यों इसको लाया गया था, सेलिएंट फीचर्स क्या थे, ठीक है। उसमें टारगेट्स बताए गए थे, इफेक्टिवनेस कितनी है, ठीक है, कितनी इसकी इफेक्टिवनेस है और कितनी नहीं है, ठीक है। 3-4 आपने ये बता दिए और कंक्लूजन में आपने हर चीज़ दे दी है, ठीक है। 10 मार्कर क्वेश्चन में इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म टैक्स एक्सपेंडिचर। टैक्स एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है, टेकिंग हाउसिंग सेक्टर एज एन एग्जांपल, हाउसिंग सेक्टर को एग्जांपल में लेके ये बताना है कि ये हमारी बजटरी पॉलिसीज़ को कैसे मतलब इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि टैक्स एक्सपेंडिचर ही क्या है, ठीक है। टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब आपको लग रहा होगा कि टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब होगा कि टैक्स कलेक्ट करने में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको बोलते होंगे टैक्स एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो 3rd क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। क्या है कि अब इसमें होता है कि मेनली कि गवर्नमेंट जो भी मतलब टैक्स में क्या करती है, गवर्नमेंट कई बार रिबेट दे देती है, रिबेट दे देती है, एग्जेम्पशंस करती है, डिडक्शन करती है। तो वो जो करती है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसी को बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि अगर गवर्नमेंट वो उस टैक्स पे रिबेट, एग्जेम्पशन और डिडक्शन ना देती तो उस टैक्स को गवर्नमेंट कलेक्ट करती और कहीं पे उसका मतलब तो ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट होता, ठीक है। ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट होता तो उसको कहीं पे तो एक्सपेंडिचर करती, कहीं अच्छे सेक्टर्स में, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती उसका, तो उसका फर्दर इंप्रूवमेंट होगा। तो अब गवर्नमेंट ने क्या लॉस कर दिया, तो वही चीज़ है रिवेन्यू लॉसेस जो भी एट्रीब्यूट होते हैं टैक्स प्रोविजंस में, जैसे कि टैक्स आपने दे दिया छोड़ दिया, ठीक है, उससे हमारे क्या सोशल गोल्स कंप्लीट नहीं हुए। मान ले गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती है और उसको किसी सोसाइटी के लिए मतलब एजुकेशन हेल्थ में उसको खर्च करती, ठीक है, तो वो क्या हो गया। इससे इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर करती है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर करती है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं करती है, ठीक है। तो वही है हाउ मच मोर रिवेन्यू द गवर्नमेंट कुड हैव कलेक्टेड इफ वेरियस एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स गिवन जो भी थे वो अगर ना दिए जाते तो गवर्नमेंट कितना रिवेन्यू कलेक्ट करती, ठीक है। रिवेन्यू लॉसेस के बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो इसको टैक्स एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं, तो इस अभी आप बोलोगे कि इसको टैक्स एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं, एक्सपेंडिचर, टैक्स एक्सपेंडिचर क्यों बोलते हैं। एक तो देखो टैक्स में तो सबसे पहले रिबेट दिए और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ना करते हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कर रही है। क्या कर रही है गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कर रही है, इसलिए इसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है। गवर्नमेंट डायरेक्ट स्पेंड नहीं कर रही है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट टैक्स में रिबेट देके कुछ कुछ सोशल गोल्स को कंप्लीट कर रही है। जैसे कि हमें मतलब जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम निकालती है हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल। तो इसके लिए गवर्नमेंट अगर टैक्स में अगर वो रिबेट दे देती है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, घर खरीदेंगे, ठीक है। अगर लोग मतलब हाउसेज अगर खरीदते हैं, उनके पास घर होते हैं, तो इनडायरेक्ट गवर्नमेंट को घर नहीं देने पड़ते और लोग खुद ही कर लेते हैं। तो इनडायरेक्टली जो सोशल गोल्स हैं गवर्नमेंट के वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट जो गोल्स हैं वो गवर्नमेंट के वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसीलिए है कि भाई यही है कंसेप्ट मेन की, इसलिए इसको टैक्स एक्सपेंडिचर बोला जाता है कि टैक्स में रिबेट देके आप गवर्नमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। एक्चुअली में गवर्नमेंट कोई मनी कलेक्ट नहीं कर रही, ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, केवल और केवल टैक्स एग्जेम्पशंस दे रही है और अपने सोशल गोल्स को कंप्लीट कर रही है, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि मतलब हाउसिंग सेक्टर में ये बोल रहे हैं कि क्या है, हाउसिंग सेक्टर की बात चल रही है। हाउसिंग सेक्टर में क्या करती है गवर्नमेंट, जैसे कि HRA है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस में एग्जेम्पशन दे देती है,
ठीक है, इसमें एग्जाम्पशन दे देती है। और इंटरेस्ट पेमेंट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है लोन का, उसमें वो कर देती है इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे कि अगर 10% इंटरेस्ट है 7% गवर्नमेंट दे देगी, 3% आपको देना है, ऐसे कर देगी। या फिर प्रिंसिपल अमाउंट ही आपको कम देना होगा, ठीक है, इसमें रिबेट कर देती है। और भी बहुत सारी चीज़ें देती है गवर्नमेंट, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग हैं उनके पास हाउसेज ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, हाउसेज इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। और मेनली पीपल अफोर्ड कर पा रहे हैं हाउसिंग सेक्टर में स्पेंड करना, ठीक है। ये मेन चीज़ है कि इससे क्या होता है, डायरेक्ट अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है हमारे हाउसिंग सेक्टर की, और मेनली इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि टैक्स तो दे नहीं रहे हैं, तो वो मेनली हाउसिंग सेक्टर में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे को, तो वही है, तो हाउसिंग हमारे इंफ्रा में इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमें क्यों इसमें इंफ्रा वो करना चाहिए। तो एक IMF की रिपोर्ट आई थी, देखो इसमें आप एक रिपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। मैं बस ये बता रही हूँ कि आप कैसे कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई सिंपल आंसर नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो एक IMF की रिपोर्ट आई थी कि अगर आप जितने भी हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर उनमें क्लैरिटी हो तो लगभग जो हाउसिंग सेक्टर है वो 20 बिलियन US डॉलर तक बूस्ट कर सकता है उसका जो ट्रेड है। 20 बिलियन US डॉलर तक जो उसका वो है, वो IMF की रिपोर्ट थी, ठीक है। इंडिया की मार्केट में इतना हमारा हाउसिंग सेक्टर का पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये चीज़ कर रही है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को कर रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट की और भी पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल, उसको भी इनडायरेक्टली हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक का जो था उसको भी इनडायरेक्टली ये चीज़ कंप्लीट कर रही है। या फिर और भी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, वो भी इससे इनडायरेक्टली कंप्लीट हो रही है। और मेनली जो हाउसिंग सेक्टर है वो तो 14 जो मेजर सेक्टर्स हैं उसमें से 3rd मेजर सेक्टर है, ठीक है। तो इसकी अदर सेक्टर्स पे भी, मतलब अदर सेक्टर से भी लिंकेजेस है, तो दूसरे सेक्टर्स पे भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा अगर ये सेक्टर इंप्रूव होता है। तो जैसे कि स्टील सेक्टर है, हाउसिंग में कंस्ट्रक्शन में जैसे कि ईंटों का वो होता है, तो वो उनका सेक्टर बढ़ेगा, स्टील का सेक्टर बढ़ेगा, एल्यूमिनियम का सेक्टर बढ़ेगा, तो हर एक इंडस्ट्री उसके साथ ही कंप्लाई करेगी, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या होगी, नेशनल इकोनॉमी में फ़ायदा होगा, ठीक है। कोई भी इसमें फ़ायदा होता है तो नेशनल इकोनॉमी में फ़ायदा होगा। तो जो भी इसमें, तो आप लास्ट में क्या कर सकते हो, लास्ट में थोड़ा बहुत ये लिख सकते हो कंक्लूजन कि भाई जो भी चैलेंजेस हैं वो अगर हम कंप्लीट कर दें, ठीक है, अगर जो भी चैलेंजेस उसको कंप्लीट कर दें तो वही है गवर्नमेंट का जो टारगेट है वेलफेयरिस्टिक स्टेट का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वेलफेयरिस्टिक स्टेट का जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे SDGs भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। SDG को बता सकते हो, वेलफेयरिस्टिक स्टेट का कंसेप्ट बता सकते हो, और बस गवर्नमेंट को जितने भी चैलेंजेस हैं उनको जो भी सेक्टर में आएंगे उनको अगर एड्रेस कर देती है तो हमारे इनडायरेक्टली हमारे ये टारगेट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप ये चीज़ें कंक्लूजन में लिख सकते हो, तो जो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप ये देखो कि हमने लिखा क्या है, लिखा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस हमने बताया कि टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है, उन्होंने पूछा था, बस थोड़ा और बता दिया कि डायरेक्टली गवर्नमेंट इसमें स्पेंड कर रही है, हाउसिंग सेक्टर में गवर्नमेंट कैसे कैसे इन्वेस्ट करती है, और बस आपने कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत SDG वेलफेयरिस्टिक स्टेट और चैलेंजेस को मिला के, तो जो हमारा 3rd क्वेश्चन हो जाता है वो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फूड सिक्योरिटी बिल इज एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी बिल क्या करता है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो हंगर और माल न्यूट्रिशन है वो इंडिया से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकली डिस्कस करना है बहुत सारी जो एप्रीहेंशंस हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में, अलॉन्ग विद कंसर्न्स इट हैज़ जनरेटेड इन WTO। WTO में इसके क्या कंसर्न्स है, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें बतानी है। सबसे पहले फूड ये हंगर एंड माल न्यूट्रिशन के बारे में, दूसरी चीज़ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में इसके क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तीसरा WTO में इसके क्या क्या कंसर्न्स हैं, ठीक है। वो चीज़ें, ये 3 चीज़ें इसमें बतानी है। तो इंट्रो में आप क्या लिख सकते हो कि देखो सबसे पहले हंगर के बारे में बात चल रही है, अब आ जाता है हमारा कौन सा 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या हमारी मेनली हंगर के बारे में बात चल रही है। तो जो भी उस टाइम पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो भी रिपोर्ट आई हो वो लिख सकते हैं, जैसे कि अभी इंडिया की रैंक आई 101 आउट ऑफ 117 कंट्रीज़, ठीक है। तो इंडिया इतना नीचे है, तो इंडिया को इसमें बहुत ज़रूरी है इसमें करना। अब मेन आप बता सकते हो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बताया क्या गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या है, मेनली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स का कंसेप्ट आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, ठीक है। मेनली जिसमें 80 करोड़ जो इंडियंस हैं उनको खाना देने की बात चल रही थी, 80 करोड़ इंडियंस को खाना देने की बात चल रही थी, ठीक है। इसमें और कौन कौन सी स्कीम आती है, मिड डे मील स्कीम,
या फिर अन्नदाता आय योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है वो मेनली 75% रूरल एरियाज़ और 50% अर्बन एरियाज़ को कंप्लीट कर देती है, ठीक है। तो इसके फ़ायदे देखो कि मतलब इसमें इंक्लूड है पीडीएस, आईसीडीएस, अन्नदाता आय योजना और मिड डे मील स्कीम। और मेनली जो पीडीएस है वही रूरल एरियाज़ का 75% और अर्बन एरियाज़ का 50% पॉपुलेशन को कवर कर लेती है। तो इसका जो स्कोप है वो देखो कितना बड़ा है इस स्कीम का, ठीक है। और मेनली जो भी इसमें और इसका क्या प्रोविज़न है, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स होंगी, जो भी लैक्टेटिंग मदर्स होंगी, ठीक है, उनको मतलब फ्री सीरियल्स प्रोवाइड करना, फ्री सीरियल्स प्रोवाइड करना। तो ये तो हो गया कि हमने मतलब इंट्रोडक्शन में ये सब लिख सकते हो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मेनली है क्या, उसमें क्या दिया जाएगा, क्या क्या उसमें स्कीम इंक्लूड है, कितने पीपल इससे बेनिफिट होंगे, और ठीक है। और हमने इसको क्यों लाया, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, तो गवर्नमेंट को चाहिए भी भाई कि ये चीज़ें इंप्रूव करनी है। अब दूसरी चीज़ है कि एप्रीहेंशंस क्या हैं। एप्रीहेंशंस क्या हैं? एप्रीहेंशंस है कि मेनली इसका सबसे पहले देखो एप्रीहेंशंस क्या है। एक तो अभी 2 मिनट पहले बताया था कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट में फिस्कल जो टारगेट्स हैं गवर्नमेंट को वो कंप्लीट करने होते हैं। अगर गवर्नमेंट को अपने फिस्कल टारगेट्स कंप्लीट करने हैं तो वो फ्री का जो सामान है वो देना कम करना होगा, ठीक है। फिस्कल टारगेट को भी उसको कंप्लीट करने हैं। अगर ये स्कीम अगर गवर्नमेंट चलाती है तो उसमें क्या है, मेनली गवर्नमेंट को डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होगा, डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये एक एप्रीहेंशन है कि गवर्नमेंट जो अपने फिस्कल टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएगी, ठीक है। और क्या एप्रीहेंशन है कि इतनी बड़ी स्कीम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी बताया था कि अगर गवर्नमेंट उसी फूड को अगर पैसे में देती है तो गवर्नमेंट रिवेन्यू कमाएगी और कहीं उसको एक्सपेंडिचर करेगी, कहीं कैपिटल या फिर हेल्थ में एक्सपेंडिचर करेगी। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है ज़्यादा, ठीक है। और मेनली जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको जो है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा, ग्रीवियंस रिड्रेसल बोर्ड को ही बनाना होगा, ठीक है। ग्रीवियंस रिड्रेसल बोर्ड या मशीनरी कुछ बनानी होगी जिसके बारे में इस बिल में कुछ बात ही नहीं की गई है, ठीक है। मेन चीज़ है इस पे ये जो बिल है वो साइलेंट है, ठीक है। इसके बारे में कुछ बात ही नहीं हुई है इस बिल में। और क्या है, कोई सफिशिएंट डेटा नहीं है, नो सफिशिएंट डेटा, ठीक है। डेटा तो है लेकिन कोई सफिशिएंट डेटा नहीं है हमारी पॉवर्टी पे कि कितने लोग पुअर हैं, हमें कितने लोगों को खाना देना है, कितने लोगों को फ्री देना है या सब्सिडाइज देना क्या है, तो हमारे पास डेटा भी नहीं है, ठीक है। और मेन चीज़ करप्शन लीकेजेस इंडिया में ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लीकेजेस ये भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं, ये है हमारी एप्रीहेंशंस की। अगर गवर्नमेंट ये स्कीम ला रही है तो इसकी एप्रीहेंशंस ये हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है तो अपने फिस्कल टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्कीम का बहुत ज़्यादा, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी को वो करना होगा, वो रिक्रूट करना होगा, लेकिन इस बिल में इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है। कोई डेटा सफिशिएंट है, मतलब कोई सफिशिएंट डेटा है ही नहीं पॉवर्टी के लिए इंडिया में। और करप्शन लीकेजेस तो आपको पता ही है कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये तो थी इसकी एप्रीहेंशन। एक थर्ड उन्होंने पूछा था कि WTO में, देखो यहाँ पे पूछा हुआ है कि अलॉन्ग विद कंसर्न इट हैज जनरेट। WTO में उन्होंने क्या कंसर्न, देखो तो WTO में 1-2 लाइन आप ये लिख सकते हो, WTO में आप 1-2 लाइन ये लिख सकते हो कि WTO का जो है ना एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट, उसकी जो कमिटमेंट है उसको गवर्नमेंट ब्रीच कर रही है इस स्कीम को लाके। उसकी कमिटमेंट को क्या कर रही है, ब्रीच कर रही है गवर्नमेंट इसको लाके, ठीक है। और हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स को एक हाई अमाउंट में गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको परचेज करेगी, गवर्नमेंट परचेज करेगी उसको, ठीक है। गवर्नमेंट को अगर ये स्कीम चलानी है तो एक इतना फूड ग्रेन्स को परचेज भी करना होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ये भी एप्रीहेंशन है WTO के कि अगर गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट करती है फार्मर्स को तो वो भी उसके खिलाफ है, तो उनका एक्सपोर्ट भी सस्ता हो जाएगा इनका, ठीक है। तो वही चीज़ है, यही है WTO के कंसर्न्स यही थे कि मतलब मेनली एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है तो इनके उसको ब्रीच करेगी इनके कानून को, ठीक है। तो वही है कि लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो, ये 3 ही चीज़ें हमसे पूछी थी। लास्ट में कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि जो गवर्नमेंट है उसने WTO के जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस करने की कोशिश की, मतलब गवर्नमेंट ट्राइड टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ WTO, जैसे कि प्रोमिस किया कि जो भी हमारे जो प्रोक्योर्ड स्टॉक्स हैं
वो इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज नहीं होंगे। प्रोक्योर्ड स्टॉक्स विल नॉट बी रिलीज्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोक्योर्ड स्टॉक है वो रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। जो उनका मैनेजमेंट होगा, ये तो प्रोक्योरमेंट होगी, और जो उनका मैनेजमेंट होगा स्टॉक्स का, वो क्या होगा, उसमें मैनेजमेंट में क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रांसपेरेंसी होगी उनके मैनेजमेंट में, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मैनर में वो मैनेज किए जाएंगे जो भी होंगे स्टॉक्स, हमारे प्रोक्योर्ड स्टॉक्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो गवर्नमेंट ने WTO के जो कंसर्न्स हैं उसको मतलब दूर किया, ठीक है। गवर्नमेंट ट्राई टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ WTO बाय प्रोमिसिंग दैट प्रोक्योर्ड स्टॉक्स जो होंगे शैल नॉट बी रिलीज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, एंड मैनेजमेंट होगा जो पब्लिक स्टॉक्स का शैल बी डन इन ट्रांसपेरेंट मैनर। तो इसको ऐसे आप कंक्लूजन लिख सकते हो। बस आपने फैक्ट्स भी लिख दिए हैं, WTO के एक एग्रीमेंट के बारे में भी लिख दिया है, ठीक है। बस ये हो गया हमारा सारा, एप्रीहेंशंस क्या है और क्यों ये आया है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें इसके बारे में हमारी हो जाती है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 है What are the different types of agricultural subsidies given to farmers? Different types of agriculture subsidies के बारे में बताना है जो फार्मर्स को दी जाती है नेशनल और स्टेट लेवल पे। क्रिटिकली एनालाइज करना है सब्सिडी रेजिम को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टोर्शन क्रिएटेड बाय, क्रिटिकली एनालाइज करना है इसको, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या आप इसमें लिख सकते हो। इसमें आप मेनली लिख क्या सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मेनली एग्रीकल्चर सब्सिडी, देखो एग्रीकल्चर जो सब्सिडीज होती हैं उसमें उसको मेनली आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कुछ होती हैं इनपुट सब्सिडीज, मतलब जो इनपुट में ही गवर्नमेंट डालती है, ठीक है। इनपुट सब्सिडीज में आता है जैसे कि क्रेडिट हो गया, मतलब क्रेडिट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सीड्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, और फिर अदर कोई भी जो एग्री इनपुट सपोर्ट हो गया। तो ये हो गया हमारे इनपुट सब्सिडीज, ठीक है, जो गवर्नमेंट इनपुट में ही दे देती है। कुछ होते हैं हमारे प्राइस सपोर्ट, एक होता है एग्रीकल्चर सब्सिडीज में आता है प्राइस सपोर्ट। प्राइस सपोर्ट जैसे कि हो गया हमारा MSP, जिसमें हम डिफरेंट क्रॉप्स को MSP पे प्रोक्योर करते हैं, ठीक है। MSP पे प्रोक्योर करते हैं। तो 2 टाइप के हमारे क्या हो गए एग्रीकल्चर सब्सिडीज, हमारी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होती है इनपुट सब्सिडी, एक होता है हमारा प्राइस सपोर्ट, जो कि मेनली बाद में होता है, मतलब फसल उग जाने के बाद होता है। मेनली एग्रीकल्चर सब्सिडीज के बिहाइंड आइडिया क्या है, ये भी आप लिख सकते हो कि इनके पीछे मेनली आइडिया क्या है। मेनली है कि जितने भी फार्म इनपुट्स हैं उनके प्राइस को कम करना है, डिक्रीज प्राइसेस ऑफ फार्म, जो इनपुट्स हैं उनके प्राइसेस को कम करना, ठीक है। अगर उसको प्राइस को, फार्म इनपुट्स के प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं तो मतलब फूड ग्रेन्स के प्राइस को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन MSP पे, ठीक है। ये एक मेन टारगेट हो गया, ये पहले वाले का टारगेट हो गया, ये दूसरे वाले का टारगेट हो गया, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस को कंट्रोल करना। और इससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मर्स, ठीक है। मेन टारगेट है कि हमें फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, एक उनके प्राइसेस को कंट्रोल रखना है, और दूसरी चीज़ उनके, ताकि ज़्यादा उनके प्राइसेस ना गिरें, ठीक है। और मेनली जो फार्म इनपुट्स हैं उनके प्राइसेस को भी हमें कम रखना है, ताकि जो फार्मर है उसका कम से कम खर्चा हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। मेन टारगेट गवर्नमेंट का क्या है, टू डबल दी फार्मर इनकम, टू डबल दी फार्मर इनकम, मेन तो चीज़ यही है, ठीक है। तो हमने इनपुट सब्सिडीज़ बता दी कि क्या क्या है, ठीक है, ये हमने बता दिया है। तो बस यही है एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के बारे में। और चीज़ें क्या है कि बस अब इसमें मेन क्या है, अप्रीहेंशंस क्या है इसके बारे में, मतलब कि चलो ठीक है, ये तो हो गए पॉजिटिव्स की फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, फार्मर की इनकम तो हमारी डबल हो जाएगी, और प्रॉफिटेबिलिटी फार्मर की इंक्रीज़ होगी। ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर का जो GDP है वो इंक्रीज़ होगा, और ओवरऑल हमारे GDP में इंक्रीज़ होगा, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी और हमारी इकोनॉमी में वो होगी। और मेनली क्या होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है मेनली लगभग 50% पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करके रखा है, तो उनको मेनली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको मेनली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी इनके लिए, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो ये आप लिख सकते हो पॉजिटिव में, ये सारे आइडिया बिहाइंड में क्या लिख सकते हो, सारे पॉजिटिव में लिख सकते हो। अब हमें करना था इसको क्या, क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज में क्या है, क्रिटिकली एनालाइज में आपको कुछ बताना होगा कि इसके मतलब मेनली कुछ नेगेटिव्स क्या हैं या फिर चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। कि मेनली
अगर हम सब्सिडीज़ देते हैं तो कई बार क्या होता है, डिस्टॉर्टेड क्रॉप पैटर्न हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड क्रॉप पैटर्न हो जाते हैं। मान ले आप इरिगेशन में कुछ बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है, मान ले आप प्राइस सपोर्ट कर रहे हो, केवल राइस और वीट को आप प्राइस सपोर्ट कर रहे हो, अगर इन दो ही क्रॉप्स को कर रहे हो तो लोग क्या करेंगे, केवल और केवल इन्हीं फसलों को उगाएंगे, वेदर वहाँ पे पानी की कंडीशन कैसी भी हो, वाटर कंडीशंस वहाँ पे कैसी भी हो, तो इससे क्या होगा, वाटर लेवल डिप्लीट कर जाएगा, वाटर लेवल डिप्लीट कर जाएगा। जैसे कि आपने देखा हरियाणा पंजाब में मेनली क्या है, पानी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो राइस और वीट को क्यों, राइस को मेनली क्यों उगाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है कि उनको वहाँ से प्राइस सपोर्ट मिलता है, एमएसपी उस पर मिलता है, ठीक है, मेनली उस पर प्राइस सपोर्ट मिलता है, तो यही रीज़न है। तो मेनली क्रॉप जो पैटर्न्स है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फार्मर्स है मेनली उन्हीं क्रॉप्स को प्रेफरेंस देते हैं जिनके लिए एमएसपी होता है या जिनको मार्केट में गुड प्राइस मिलता है, ठीक है। और अगर आप जैसे कि चलो ये तो हो गया प्राइस सपोर्ट के बारे में, दूसरी चीज़ होगी अगर आप मतलब जैसे कि वाटर हो गया, पावर हो गया, अगर उस पर आप सब्सिडी देते हो, तो उस पर अगर आप सब्सिडी देते हो तो उसका वो जो फार्मर्स है वो क्या करेंगे, अनसस्टेनेबल यूज़ करेंगे, उनका यूज़ क्या होगा, अनसस्टेनेबल हो जाता है। इससे मेनली मतलब अगर वाटर है तो उसका जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एक्सेस सैलिनिटी हो जाएगी सॉइल में, एक्सेस सैलिनिटी हो जाएगी सॉइल में, एक्सेस सैलिनिटी हो जाएगी, और मेनली तो एक्सेस सैलिनिटी हो जाएगी तो जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी। अगर फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो फर्दर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जो गवर्नमेंट के एक्सचेकर को तो नुकसान ही होगा, गवर्नमेंट एक्सचेकर को क्या होगा, नुकसान ही होगा, ठीक है। और बस वही है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर हम सब्सिडीज़ देते हैं ऐसे ही, तो ठीक है। बस यही है। तो इसी के चक्कर में हमारे न्यू फार्म बिल्स भी आए हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो अब की बार जो क्वेश्चन है वो न्यू फार्म बिल्स पे आ सकता है, आप उसके बारे में देख लेना, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में आप और क्या ही लिख सकते हो, यही था क्वेश्चन। देखो अब क्या था क्वेश्चन में, हमने बता दिया कि क्या क्या था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी बता दी, इनपुट सब्सिडी, प्राइस सपोर्ट बता दिया हमने, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज कर दिया, कुछ पॉजिटिव बता दिया, कुछ नेगेटिव बता दिया, बस 10 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हम इसमें लिख नहीं सकते, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है, इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन, ये देखो, India needs to strengthen measures to promote pink revolution in food industry for ensuring better nutrition and health. Critically elucidate this statement. Critically elucidate करना है स्टेटमेंट को, मेनली पिंक रिवोल्यूशन के बारे में बताना है। क्या बताना है हमें, मेनली पिंक रिवोल्यूशन के बारे में बताना है। अभी अगर आपको पिंक रिवोल्यूशन के बारे में बताना है तो देखो देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि पिंक रिवोल्यूशन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सबसे पहले पिंक रिवॉल्यूशन होता क्या है, मेन चीज़ तो यही है। सबसे पहले आता है हमारा पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन होता है हमारा मेनली टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मीट और पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर में, मतलब टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इन मीट एंड पोल्ट्री सेक्टर, ठीक है। मेनली मीट और पोल्ट्री सेक्टर में जो इसका जो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं पिंक रिवॉल्यूशन, ठीक है। मतलब हाँ, मेनली क्या था, मेनली ये क्यों पिंक रिवॉल्यूशन के बारे में बात की गई थी, क्योंकि जो मेनली जो इंडियंस थे वो ये बिलीव किया जाता था कि जो वेज डाइट है, वेज डाइट में मेनली जो प्रोटीन का अमाउंट है वो कम होता है। वेज डाइट में जो है प्रोटीन का अमाउंट कम होता है। अगर प्रोटीन का अमाउंट कम होता है तो इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन है और जो हंगर है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में इंक्रीज़ हो गया है। अगर मतलब आप रैंकिंग भी बता सकते हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग बता सकते हो, ठीक है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वो बता सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ भी 2-4 इसमें 1-2 आप रैंकिंग बता सकते हो अलग अलग इंडिकेटर्स की, ठीक है, कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन ज़्यादा हो गया है, जिसके का मतलब ऐसा मतलब मेनली लोग वेजिटेरियन डाइट को यूज़ करते हैं तो उसमें प्रोटीन कम होता है, तो इससे मेनली लोगों में माल न्यूट्रिशन और हंगर की प्रॉब्लम देखने को मिली है। आप इस रैंकिंग के साथ इसको सपोर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए फिर पिंक रिवॉल्यूशन की बात की कि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन करना चाहिए, जिससे कि मीट और पोल्ट्री सेक्टर में, जिससे कि प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है, प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ थी इसमें। और क्या था, तो ये हो गया हमारा क्या कि क्या था। अब है कि इसके मेनली पोटेंशियल पॉजिटिव्स क्या होंगे, ठीक है, इसके पॉजिटिव क्या होंगे, मेनली पोटेंशियल फ़ायदे क्या होंगे अगर आप पिंक रिवॉल्यूशन लाते हो तो। सबसे पहले पॉजिटिव होंगे कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होंगे, वही होगा ना, एक तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होंगे, मतलब वुमेन में जैसे कि एनीमिया कम हो जाएगा, वुमेन में एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। चिल्ड्रन में जैसे कि अगर आप एग्स वगैरह देते हो तो उनमें भी प्रोटीन्स की कमी कम हो जाएगी, ठीक है। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। एक ये अमर्जिंग इंडस्ट्री है, अमर्जिंग इंडस्ट्री, अगर अमर्जिंग इंडस्ट्री है तो इसका स्कोप जो है जीडीपी में
इसका स्कोप है वो इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो इससे एट लास्ट हमारी जो इकोनॉमी है उसी की इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। और चीज़ें क्या हैं इससे, मतलब फार्मर की इनकम डबल होने में, मतलब फार्मर पोल्ट्री सेक्टर में भी तो फार्मर्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, तो फार्मर्स की इनकम डबल करने में भी इनका फ़ायदा होगा, ठीक है। और मेन क्या है इसका पॉजिटिव क्या होगा, इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, मतलब मीट, मतलब चलो इंडिया में कम खाते हैं लेकिन इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी तो है, बाहर तो ज़्यादा खाते हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, ठीक है। मतलब इसमें आप एक फैक्ट का भी यूज़ करते हो एक्सपोर्ट पोटेंशियल का, कि हमारी लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी हम ओनली 2% ग्लोबल मार्केट, केवल ग्लोबल मार्केट में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो ओनली 2% करते हैं। तो इसका मतलब वही देख रहे हो कि आप, इसका अमर्जिंग इंडस्ट्री है, इसको तो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इसका बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करूँ कि इसको और कहाँ, इसको देखो अगर आप मिड डे मील और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में इसको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। और इसके फ़ायदे क्या हैं, जीडीपी को तो बूस्ट मिलेगा, ये मैंने बताई दिया। और क्या हो सकता है कि हाँ इसमें क्या है कि एक तो जीएसटी नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, टैक्स नहीं है, तो इससे जो भी उस फार्मर से उसको फ़ायदा है कि उसको टोटल जो होगा प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। और मेनली लास्ट में क्या है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। अगर ये अगर रिवॉल्यूशन होता है तो इसमें क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। अब चलो हमने पॉजिटिव गिन लिए, किसके पॉजिटिव क्या है हमें बताना था, क्रिटिकली एनालाइज करना था। तो हो सकते हैं इसके कुछ नेगेटिव्स भी हो, मतलब पोटेंशियल चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस भी इसके हम देख लेते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। चैलेंजेस हो सकता है कि मतलब मीट को वो करना, मतलब सोशल इशू क्रिएट कर दे, ठीक है। सोशल इश्यूज क्रिएट कर दे, मतलब कुछ कोई सोसाइटी केवल वेजिटेरियन होती है, कोई नॉन वेजिटेरियन होती है, तो मतलब उसमें हो सकता है कि वेज सोसाइटीज इसको एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। रिलीजियस इशू भी हो सकता है, रिलीजियस इशू में जैसे कि कोई इसको सेक्रेड मानते हैं, कोई रिलीजन को सेक्रेड मानता है तो कोई प्रोफेन मानता है, ठीक है। कोई सेक्रेड मानता है तो कोई प्रोफेन मानता है, ठीक है। तो यही है उसमें कम्युनल हार्मनी को, मतलब मेन वो जो हो सकता है, मेनली कम्युनल हार्मनी मेनली डिस्टर्ब हो सकती है इससे। और क्या हो सकती है, एक चीज़ जो ये है, ये मीट जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। सब लोग इसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और एक इसमें मेन चैलेंजेस क्या, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मेनली इसमें बूस्ट देना पड़ेगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें, ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंप्रूव हो जाएगी लेकिन उसके लिए उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इसके लिए चैलेंजेस है। एक मेनली अगर मीट है तो एनिमल्स को हम खा रहे हैं, तो उससे मेनली जूनोटिक डिजीज़ इंक्रीज होने के चांसेस भी ज़्यादा है। जूनोटिक डिजीज़ वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वही है, जूनोटिक डिजीज़ ज़्यादा होंगे, जैसे कि कोविड है, अभी माना जा रहा है कि बैट्स के खाने से हुआ है। तो वही है कि ये जो है इसका नेगेटिव ही है कि मतलब चैलेंजेस ये है इसको इंक्रीज़ करने में कि जूनोटिक डिजीज़, इसलिए लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं। तो मेन चीज़ है कि इंडिया में हाइजीन का भी मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक और चीज़ आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिख सकते हो कि हमारी डीपीएसपी में है कि हमें जो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, तो जो हमारा डीपीएसपी है वो भी इससे वायलेट होएगा, डीपीएसपी का जो है वो भी इससे वायलेशन है। तो वही चीज़ है कि आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो चैलेंजेस में ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। 4-5 चीज़ें लिख दी हैं, अगर आप इसको पैराग्राफ में लिखोगे तो काफ़ी चीज़ आ जाएंगी। अब देखो चलो ये हमने इसके पढ़ लिए कि इसमें चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट के इसमें क्या क्या वो है, गवर्नमेंट के क्या क्या इसमें पॉलिसीज है। इसके लिए सबसे पहले तो इनके लिए कोई इनकम टैक्स नहीं है, इनका कितना भी इन पे कोई इनकम टैक्स नहीं है। दूसरी चीज़, इनके एक्सपोर्ट पे कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पे 100% एफडीआई परमिटेड है, एफडीआई यहाँ पे 100% एफडीआई परमिटेड है, ठीक है। तो ये मेनली गवर्नमेंट की इसके पॉजिटिव में कुछ है पॉलिसीज, ठीक है। तो अब इसके कंक्लूजन में अब क्या लिख सकते हो, ठीक है। आपने इसके पॉजिटिव लिख लिए, नेगेटिव लिख लिए, पोल्ट्री सेक्टर के बारे में बता दिया कि पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, हर एक में आप ये लिख सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस तो इसमें बहुत सारे हैं। दिस इंडस्ट्री हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, दिस इंडस्ट्री हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, ठीक है। इस इंडस्ट्री का ग्रोथ के लिए काफ़ी पोटेंशियल है, ठीक है। और मतलब एक तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए। एक कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, एक कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि हमें मतलब जैसे कि एक फैक्ट भी लिख सकते हो कि अभी हमारा 6 ग्राम पर डे है, 6 ग्राम पर डे है, ठीक है। तो क्या है 6 ग्राम पर डे हमारा पर कैपिटा कंजप्शन, ये क्या है पर डे, पर कैपिटा कंजप्शन है। इसको हमें इंक्रीज करना है 50 ग्राम पर डे तक,
50 ग्राम पर डे तक इनमें इंक्रीज़ करना है, तब हमारे जो हंगर और जो माल न्यूट्रिशन है उसमें कमी आएगी। ठीक है, बाई नेक्स्ट डिकेड तक अगर हम इसको कर देते हैं, बाई नेक्स्ट डिकेड, तो हमारी स्टंटिंग जो होगी, वेस्टिंग होगी, मैल न्यूट्रिशन होगी, उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, और इसका ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हो कि इसका जो नेट वर्थ है मेनली $700 बिलियन से भी फर्दर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, या फिर ये हमें इंक्रीज करना है, या फिर ये भी लिख सकते हो रिगार्डलेस ऑफ ऑल द चैलेंजेस दिस इंडस्ट्री हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, और पोटेंशियल में लिखता हूँ $700 बिलियन से भी ज़्यादा ये इंक्रीज करेगी। और मेन चीज़, अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको इंक्रीज कर देते हैं तो गवर्नमेंट के जो भी हमारे SDGs हैं वो भी कंप्लीट करने में, जैसे कि SDG 1 है पॉवर्टी के लिए और सेकंड है हंगर के लिए। ठीक है, तो वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इनडायरेक्टली। ठीक है, इस रिवोल्यूशन से। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो देखो क्या क्या है इसमें बताया क्या क्या है। इसमें सारी चीज़ें ये बताई गई है कि जो सबसे पहले पिंक रिवोल्यूशन के बारे में बताया कि किससे रिलेटेड है, क्यों हम ला रहे हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या इसमें किया है, और कंक्लूजन क्या है। ठीक है, कंक्लूजन में आप क्या क्या लिख सकते हो, बस थोड़ा बहुत मैंने बताया है। तो हमारे 6 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोलता है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन कंपनीज ओन्ड बाय इंडियंस। इंडियंस ने जो कंपनी ओन की है, ओन्ड बाय इंडियंस, तो लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट उन पे क्या हुआ है। ठीक है, आर दे कम्पीटिंग विद एमएनसी सेटिस्फैक्टरीली, क्या ये सेटिस्फैक्टरीली एमएनसी से कम्पीट कर रही हैं, तो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बताने हैं उसके। ठीक है, मतलब कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, वो चीज़ें हमें बतानी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में एमएनसी लिबरलाइजेशन के बारे में बात चल रही है, तो देख लेते हैं। तो देखो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट बताना है इंडियन ओन्ड कंपनीज पे। सबसे पहले 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। क्या इकोनॉमिक की थी, न्यू, ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी इंडिया ने अडॉप्ट की। ठीक है, जो भी है लिख लेना स्ट्रेटजी। न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी इंडिया ने अडॉप्ट की, जिसमें इंडिया ने क्या किसकी टर्म्स के साथ ये की, IMF और वर्ल्ड बैंक ने टर्म्स रखी, उसकी टर्म्स के साथ इंडिया ने इसको वो किया। ठीक है, ताकि इसमें क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में IMF और वर्ल्ड बैंक की जो टर्म्स पे की थी, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किया गया, और मेनली प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्रीज किया गया, इंक्रीज प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इंक्रीज किया गया। और मेनली क्या किया गया, LPG किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इससे क्या हो गया, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी जो एंट्री होगी वो ईजी होगी। ठीक है, और इन मल्टीनेशनल कंपनीज के पॉजिटिव भी थे कुछ और नेगेटिव्स भी थे। ठीक है, इन मल्टीनेशनल कंपनीज के पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। अब अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो देख लो कि पॉजिटिव क्या थे। तो मतलब मैंने स्टार्टिंग बताई कि आप स्टार्टिंग वैसे कर सकते हो, उसके कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव्स होंगे। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो सबसे पहले तो देखो पॉजिटिव में तो क्या थे, कंपटीशन इंक्रीज हो गया। तो जो कंज्यूमर्स थे उनके लिए सर्विसेज क्या हो गई, सर्विसेज एंड गुड्स क्या हो गए, चीप हो गए। ठीक है, तो कंज्यूमर्स को तो क्या हुआ, कंपटीशन होने से फ़ायदा ही हुआ। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव। दूसरी चीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज हुई। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज हुई, हमारे इंडिया में FDI आया, FII आया। ठीक है, लिबरलाइजेशन से। ठीक है, और हमारी जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो गया, क्योंकि लिबरलाइजेशन कर दिया तो लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो गया। पॉजिटिव है ना, लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है, रेड टेपिज्म कम हो गया। ठीक है, मैकडोनल्डाइजेशन हो गया, ठीक है, इसके अलावा क्या आप लिख सकते हो, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। ये तो इसी के साथ आप लिख सकते हो कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, मतलब टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई। और नेगेटिव्स क्या है, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया कि पॉजिटिव क्या है। अब हम देखेंगे कि इसमें नेगेटिव्स क्या क्या हुए। नेगेटिव्स में देखो कि इंडियन फर्म्स के लिए देखो कंपटीशन इंक्रीज होना, दोनों साइड से कंपटीशन अगर इंक्रीज हुआ तो उसे कंज्यूमर्स को तो फायदा हुआ, लेकिन कंपनीज को क्या नुकसान हुआ, मतलब लोकल जो स्मॉल इंडियन फर्म्स थी उनके लिए थ्रेट बन गई। जो MNCs थी वो क्या बन गई, थ्रेट बन गई। जो लोकल स्मॉल फर्म्स थी उनके लिए, स्मॉल फर्म्स के लिए थ्रेट बन गई जो MNCs थी। ठीक है, और क्या हुआ, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी आया।
रैपिड चेंज टेक्नोलॉजी में आने से क्या हुआ, जो मेनली स्मॉल इंडस्ट्रीज थी या जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो उसके साथ अडोप्ट नहीं कर पाई। कुछ अगर मतलब उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो चेंजेस को अडोप्ट कर लो या फिर शट कर दो अपने बिजनेस को। तो बहुत सारी जो कंपनियां थी वो इंडिया की बंद हो गई, शट हो गई, जिससे कि इंडिया में क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। और अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो मेनली जो बर्डन ऑन एग्रीकल्चर है, बर्डन ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और जितना कंपटीशन इंक्रीज हुआ उससे क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज होने से तो जो मेनली मर्जर्स थे और जो एक्विजिशंस थे वो भी इंक्रीज हो गए, मर्जर्स और एक्विजिशंस थे वो भी इंक्रीज हो गए। जो स्मॉल कंपनीज थी वो मतलब उनको फोर्सफुली बिग कंपनीज में मर्ज करना पड़ा, या फिर लार्ज एमएनसीज ने उनको वो कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मर्जर्स भी हुए, एक्विजिशन भी हुए, बहुत सारे लोगों की कंपनियां शट हो गई, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, ठीक है। तो इसके और इससे मेन एट लास्ट क्या हुआ कि मतलब अर्बन रूरल डिवाइड भी इंक्रीज हो गया, अर्बन रूरल डिवाइड भी इससे इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये मेन थे कि कुछ फ़ायदे थे इसके, कुछ नुकसान थे, ठीक है, कि उसके आने से क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए, और कब आया था न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी आई जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है। तो अब क्या था कि अब आप इसमें कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो आप इसमें कंक्लूजन में, कि कंक्लूजन क्या हो सकता है इसका। देखो कंक्लूजन में लिख सकते हो आपकी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं इंडियन ओन्ड कंपनीज को की जो चैलेंजेस हैं उनको मीट करना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को जो भी लिबरलाइजेशन से आई, और उनको एमएनसीज के कंपटीशन में स्टैंड करने का मतलब मौका देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये हम समझ सकते हैं कि लिबरलाइजेशन का मेजर इम्पैक्ट हुआ और इंडिया जो है ह्यूज कंज्यूमर मार्केट बन गई इनके आने से, ठीक है, ठीक है। तो यही चीज़ है, मतलब तो यही है, मतलब अगर अब वो चैलेंजेस को देखा जाए भैया, रिगार्डलेस ऑफ ऑल दी चैलेंजेस इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। अगर गवर्नमेंट उस नेगेटिव्स को रिमूव कर देती है कुछ पॉलिसीज़ के द्वारा, जैसे कि प्राइस फिक्स कर दो, जैसे कि क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है, प्राइस फिक्सिंग कर सकती है सामान की, कि इससे नीचे आप कोई भी एमएनसी है वो सामान नहीं बेचेगी, ठीक है। इसके अलावा रिडक्शन इन टैक्स रेट कर सकती है, टैक्स रेट में रिडक्शन कर सकती है गवर्नमेंट जो इंडियन कंपनीज है उनका। और क्या कर सकती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर उसको सिंप्लीफाई कर सकती है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ठीक है, ये कर सकती है। बस ये अगर गवर्नमेंट कर देती है तो जो हमारी कंपनीज हैं वो भी एमएनसीज के रिस्पेक्ट में खड़ी हो जाएंगी और कम्पीट करेंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को एट लास्ट क्या होगा, फ़ायदा ही होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, फिर 5 ट्रिलियन को बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें लिख सकते हो, कंक्लूजन में तो कुछ भी लिख सकते हो। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में लिबरलाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ होगा अगर गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। तो याद रखना ट्रिलियन में कितनी जीरो होती है, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 8th क्वेश्चन। क्या बोलता है, हमें बताना है रिलेशन बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन इकोनॉमी, डिस्कस द डिफिकल्टीज इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। हमें लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में मतलब बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, और डिफ़िकल्टी बतानी है एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने में और डिज़ाइन करने में, ठीक है। हमें ये 2-3 चीज़ें बतानी है इसमें। तो अब देख लेते हैं कि क्या बताना है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स जब आए इंडिया में तो इसमें मेनली क्या क्या था, ठीक है, देख लेते हैं। देखो 8th क्वेश्चन, क्या है हमारा, 8th क्वेश्चन हमारा कि सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स जब आए इंडिया में तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या था, मेनली मीजर्स क्या थे उस लैंड रिफॉर्म्स में। मेन था कि एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, ठीक है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, ठीक है, और बिटवीन स्टेट एंड टेनेंट्स, ये था एक लैंड रिफॉर्म में। और क्या था सेकंड, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, और क्या था फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कि आप मैक्सिमम इतनी ही लैंड होल्ड कर सकते हो, ठीक है।
और क्या था, सिक्योरिटी ऑफ टीनेंट्स, सिक्योरिटी टू टीनेंट्स। ठीक है, उनका रेंट को रेगुलेट करना। ठीक है, और मतलब इक्वालिटी लाना मेनली, इन्फ्यूजन ऑफ ग्रेट मेजर्स ऑफ इक्वालिटी इन लोकल इंस्टीट्यूशन। और लैंड बेस मतलब सोशियो जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना, वाइडनिंग लैंड बेस। ठीक है, लैंड बेस को हमें वाइड करना था। तो ये जो सारी चीज़ें थी, इससे लैंड रिफॉर्म्स मेनली ये थी, लैंड रिफॉर्म्स में जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, तो हमें वही बताना था कि लैंड रिफॉर्म्स हुए, उससे मतलब देखो तो सब लोगों के उसमें आना था। देखो मेन चीज़ क्या था, देखो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी। अगर इंटरमीडिएटरीज नहीं होंगे एग्रीकल्चर के बीच में तो क्या हो जाएगा, स्टेट और टीनेंट्स के बीच में डायरेक्ट टीनेंट अपने उसको बेचेगा। ठीक है, डायरेक्ट अपने सामान को बेचेगा तो उसको प्राइस ज़्यादा मिलेगा। अगर उसको प्राइस ज़्यादा मिलेगा तो उसकी मतलब जो पॉवर्टी है वो कम होएगी। ठीक है, वो प्रोस्पेरस बनेगा। ठीक है, वो प्रोस्पेरस बनेगा तो क्या होगा, फर्दर इंडिया की जीडीपी इंक्रीज होगी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हमारा एचडीआई, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही हमारा ऊपर होगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएटरीज का वही था। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स इधर उधर थी तो उनको कंसोलिडेट करना ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। सीलिंग करनी थी ताकि जो मैक्सिमम जो लैंड होल्डिंग है वो मैक्सिमम पे लिमिट लगानी थी कि इससे ज़्यादा नहीं, ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हम कर सके, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सके और इक्वालिटी ला सकें उसमें। ठीक है, और जो टीनेंट्स उसको बोल रहे थे, जिसको भी बोल दिया गया था कि आप जो भी बोल रहे हो उसी उसके आप ये दिखा रहे, तो उसको उनको सिक्योरिटी भी दी गई, रेंट को रेगुलेट किया गया, ज़्यादा लेते थे, इक्वालिटी लाई गई, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया। ठीक है, तो जैसे जैसे लैंड रिफॉर्म्स आए उससे मतलब जैसे भी लैंड रिफॉर्म्स आए उससे पॉवर्टी तो डिक्रीज हुई। ठीक है, पॉवर्टी तो रिड्यूस हुई इससे मेनली। और क्या हुआ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई, फार्मर की इनकम इंक्रीज हुई। अभी बताया फार्मर की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, तो फार्मर की अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डायरेक्टली पॉवर्टी रिड्यूस होगी। ठीक है, और क्या था मेनली, और इसमें मतलब ये था कि सीलिंग ऑफ लैंड हो तो रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो इससे क्या होगा, पुअर्स को लैंड मिल गई। ठीक है, इससे क्या हो गया, मेनली मासिस के पास रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, मतलब ये रेंट को रेगुलेट कर दिया गया, मतलब उनके वेजेस को इंक्रीज कर दिया गया। वेजेस को इंक्रीज कर दिया गया तो जो लैंडलेस लेबर थे, लैंडलेस जो लेबरर्स थे, सॉरी लैंडलेस लेबरर्स थे, उनकी भी वेजेस में इम्प्रूवमेंट हुआ, उनकी भी वेजेस में इम्प्रूवमेंट हुआ। और उनकी वेजेस में अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो वही है, तो उनकी भी इनकम बढ़ गई। अगर उनकी इनकम बढ़ गई तो वहाँ पे भी पॉवर्टी रिडक्शन हो गया। ठीक है, वहाँ पे भी पॉवर्टी रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से लैंड रिफॉर्म्स के कारण हर जगह क्या हो गया, पॉवर्टी रिडक्शन हुआ। ठीक है, बस तो यही चीज़ें आपको यही घुमा फिरा के बताना है कि मतलब कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग अगर थी तो मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितना भी था फ्रेगमेंटेड लैंड को, देखो ऊपर देखो, ये था कंसोलिडेशन। अगर कंसोलिडेशन और जितने भी फ्रेगमेंटेड लैंड थी उसको एक में कंसोलिडेट कर दिया गया तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और समय भी, पैसा भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगी, लेबर भी कम लगेगा फार्मर का। ठीक है, जल्दी से उसको इरिगेट कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। तो इससे क्या होगा, उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा। अगर कंसोलिडेट हो जाएंगी तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा तो वही है, उनकी इंक्रीज ही होगी, क्या पॉवर्टी डिक्रीज ही होगी। ठीक है, इनकी इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यही चीज़ें थी सारी। तो अभी बोला गया है कि चलो देखो ये लैंड रिफॉर्म्स थे, उस टाइम के मेजर्स थे और ये करना चाहते थे और ये उन्होंने किया। ठीक है, 1-2-1.5 पेज में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको लिख सकते हो तो इसके बाद बोला गया था कि और क्या क्या मतलब हो सकते हैं। अगर मॉडर्न डे लैंड रिफॉर्म्स हों, मॉडर्न डे लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले लैंड रिकॉर्ड आपको डिजिटाइजेशन करना होगा। लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड सबसे पहले तो पता होनी चाहिए किसके पास कितनी लैंड है। ठीक है, सबसे पहले तो यही पता होनी चाहिए कि किसके पास कितनी लैंड है। सबसे पहले तो लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, और मेन लैंड रिफॉर्म्स को करने के लिए दूसरी चीज़ क्या चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। सबसे पहले चाहिए पॉलिटिकल विल, दूसरी चीज़ वो डिजिटाइज होनी चाहिए। ठीक है, और जो पेस है वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने का जो पेस है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम सोशल जस्टिस को वो कर सकें, जल्दी से जल्दी गेट कर सकें। ठीक है,
तो वही है, बस ये चीज़ है कि अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हो, मॉडर्न डे अगर लैंड रिफॉर्म्स होते हैं तो इन चीज़ों पे ध्यान देते हो तो सारी चीज़ जो भी पहले लैंड रिफॉर्म्स आए थे उनमें जो भी चैलेंजेस थे अगर आप उनको इम्प्रूव कर देते हो और ये कुछ नई चीज़ें इम्प्रूव कर देते हो तो वही है, लैंड रिफॉर्म्स के पास ग्रेट पोटेंशियल है कि एग्रीकल्चर जो भी डिस्ट्रेस है उसको कम करने का, ठीक है। और एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स अगर हो जाते हैं अच्छे से तो क्या होगा, एग्रीकल्चर में इनकम ज़्यादा होगी, अगर इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज़ करेगी और फार्मर की इनकम भी डबल हो जाएगी और हमारी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, और मेनली जो हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें भी हमारी रैंक इंप्रूव होएगी, जैसे कि फिर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल पॉवर्टी, जो भी पॉवर्टी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उनके इंडेक्स को आप यहाँ पे बता सकते हो कि क्या क्या करने हैं, ठीक है। तो बस लास्ट में आप लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कुछ कुछ लिख सकते हो और इसमें लिख सकते हो, बस ये हो गया, इतनी चीज़ें हैं। और तो इसमें क्या ही लिखना है, बस ऐसे आप मतलब आपको ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं, बस ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में एस्टेब्लिश करना था रिलेशन, बस इंप्लीमेंटेशन में लैंड रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या हमें क्या क्या चाहिएगा बस वो हमने बता दिया, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, डिस्कस इंपैक्ट ऑफ एफडीआई एंट्री इनटू मल्टी ट्रेड रिटेल सेक्टर ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन कमोडिटी ट्रेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई एंट्री, एफडीआई की जो एंट्री है मल्टी ट्रेड रिटेल सेक्टर में सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन कमोडिटी ट्रेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमी, तो हमें उसके इम्पैक्ट को डिस्कस करना है, ठीक है। तो वही बताना है कि ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि 2012 में ये क्वेश्चन आया क्यों। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, तो देखो 9 का ए पार्ट, क्वेश्चन आया क्यों आया ये क्वेश्चन आया इसलिए क्योंकि 2012 में क्या हुआ था, ये भी आपको लिखना होगा कि 2012 में क्या हुआ है, 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया, किसमें, सिंगल ब्रांड रिटेल में, और हमें क्वेश्चन पूछा गया है मल्टी ब्रांड रिटेल में, और उसी टाइम पे 51% एफडीआई अलाउ किया गया था मल्टी ब्रांड रिटेल में, ठीक है। 51% एफडीआई अलाउ किया गया था मल्टी ब्रांड रिटेल में, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा न्यूज़ में आया, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया, ठीक है। तो अगर तो कर दिया तो हमें इम्पैक्ट बताना है एफडीआई एंट्री का, तो ठीक है। ये हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है, तो इसके 4 आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो इसके जो हमारे 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, और अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, ये नहीं आना चाहिए था और ये आना चाहिए था, ठीक है। 4 आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं। 4 आर्ग्यूमेंट्स में आप लिख सकते हो कि मल्टी ट्रेड रिटेल सेक्टर में अगर एफडीआई एंट्री होती है तो मतलब कैपिटल इनफ्लो, ह्यूज कैपिटल इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल का ह्यूज इनफ्लो हो जाएगा, और क्या होगी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होंगी, टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होएगा, कंपटीशन इंक्रीज होएगा, ठीक है। इससे मेनली कंपटीशन इंक्रीज हो गया तो किसको फायदा होगा, मेन कंज्यूमर्स को फायदा होगा, उसको सस्ते में सामान मिल जाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो मेनली अगर इंफ्रा डेवलप होएगा, हमारा इंफ्रा में डेवलपमेंट होएगी, ठीक है। इंफ्रा में अगर डेवलप होएगा तो आप देख ही सकते हो, अगर इंफ्रा में डेवलप होता है तो मेनली जो स्टोरेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे कि बाई चांस हमें मल्टी ब्रांड रिटेल जैसे कि खाने वाने को करना है तो हमारी स्टोरेज बढ़ जाएगी, तो हमारा जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा, अगर वेस्ट कम हो जाएगा तो मेनली पेरिशेबल गुड्स हैं उसको हम तो हमारी इनकम भी तो ज़्यादा होगी, उसको हम ज़्यादा सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी वो हो जाएगी, और क्या होगा, मिलियंस लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। चीप प्रोडक्ट्स होंगे, वो तो बता ही दिए, चीप प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज़ होगा, अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होएगी, इस सेक्टर की जीडीपी इंक्रीज़ होगी, फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो फार्मर्स को बेनिफिट्स होगा, ठीक है। इंटरमीडिएटरी हट जाएंगे, मार्जिन उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी, फार्मर को तो बेनिफिट ही होगा, ठीक है। तो ये 4 आर्ग्यूमेंट्स है कि भाई अगर मल्टी ब्रांड रिटेल में अगर हमारा एफडीआई आता है तो क्या क्या फ़ायदे हैं। अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट किया जाते हैं स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स के लिए नुकसान है, स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स अगर वो चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, अगर चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो क्या होएगा, शट करना पड़ेगा उनको बिजनेस, तो शट करना पड़ेगा तो बहुत सारे बिजनेस मतलब उस टाइम पे क्या हो गए, शट भी होने के चांसेस पे, तो इससे क्या होएगा, फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो पॉवर्टी बढ़ेगी, ठीक है। तो पॉवर्टी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा गवर्नमेंट का, प्रेशर ऑन गवर्नमेंट
एक्सचेकर इंक्रीज होएगा, क्योंकि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए फिर गवर्नमेंट को और ज़्यादा प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाएगा। बस यही है, मर्जर एक्विजिशंस होंगे कंपनीज़ के। बस वही है कि अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स वही हैं जो उनको होने थे इंडियन कंपनीज़ को, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स, ये हमारे फेवर में आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो बस वही लिख सकते हो। वैसे भी फार्मर्स को तो इनिशियली बेनिफिट होगा, लेकिन बाद में वो बिग रिटेलर्स की मर्जी पे वो हो जाएंगे, उनकी कोई आवाज़ नहीं होगी, ठीक है। मतलब जो भी कार्टेलाइजेशन या मोनोपोलाइज कर लेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है क्या कर लेंगी, कार्टेलाइजेशन कर लेंगी, मोनोपोलाइज कर लेंगी, जितना भी ट्रेड है ना उसको मोनोपोलाइज कर लेंगी, ठीक है। और प्रीडेटरी प्राइसिंग कर लेंगी, ठीक है। ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रीडेटरी प्राइसिंग, इससे आपका बहुत ज़्यादा वो होएगा। प्रीडेटरी प्राइसिंग, कार्टेलाइजेशन, मोनोपोलाइज, ठीक है, बिजनेस शट हो जाएंगे। तो बस यही है कि अगर गवर्नमेंट को ये पॉलिसी वो करनी है मल्टी ब्रांड रिटेल में, अगर एफडीआई करना है, तो मेन है कि हमें अपने स्मॉल रिटेलर्स को बचाना होगा, ठीक है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि हमें स्मॉल रिटेलर्स, जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनानी होंगी, जिससे कि उनके बिजनेस शट ना हो, उनको हेल्प मिले। तो मेनली क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा ही होगा इससे, ठीक है। मतलब इससे एफडीआई से मेनली फ़ायदा ही होगा, एफडीआई इंप्रूव करने से। तो बस यही चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9th का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है, दो इंडिया अलाउड एफडीआई इन व्हाट इज कॉल्ड मल्टी ब्रांड रिटेल। अभी बताया कि इंडिया ने एफडीआई अलाउ कर दिया मल्टी ब्रांड रिटेल में, तो ज्वाइंट वेंचर रूट इन 2012 द एफडीआई इवन आफ्टर ए ईयर हैज नॉट। तो एफडीआई अभी तक पिकअप नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि बेशक से एफडीआई एंट्री के फायदे हैं, नुकसान है, ठीक है, लेकिन अभी तक एफडीआई मतलब इंप्रूव नहीं हुआ है। तो हमें रीजंस बताने कि वो क्यों इंप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, वो क्यों इंप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितना ही आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दूसरा है कि क्यों इंप्रूव नहीं हुआ है, रीजंस बताने हैं। रीजंस क्या हो सकते हैं इसके, सबसे पहले अपोजिशन इसके अगेंस्ट है, इसके लाने के, ठीक है। अपोजिशन इसको नहीं चाहती कि ये आए। किन ग्राउंड्स पे नहीं चाहती कि, सबसे पहले क्या हो जाएगा, अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा। अपोजिशन है, अनफेयर कंपटीशन इससे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनके पास तो पहले ही कैपिटल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, तो वो सस्ते प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इंडियन कंपनीज के लिए क्या होगा, अनफेयर कंपटीशन होगा, ठीक है। और डोमेस्टिक मतलब लार्ज स्केल में एग्जिट करेंगे हमारे, लार्ज स्केल एग्जिट ऑफ डोमेस्टिक रिटेलर्स, लार्ज स्केल एग्जिट ऑफ डोमेस्टिक रिटेलर्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है। मार्केट से डोमेस्टिक रिटेलर्स का लार्ज स्केल एग्जिट होगा। मेनली जो स्मॉल फैमिली बिजनेस जो करते हैं, फैमिली आर्टिस्ट हैं जो, ठीक है, मेनली उनका। और मेनली क्या होगा, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होगा पीपल का, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, पॉवर्टी इंक्रीज होगी। वही जो नुकसान में लिखा वही आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। पॉवर्टी इंक्रीज होगी। और मेनली एक एप्रीहेंशंस भी लिख सकते हो। एप्रीहेंशंस है कि कार्टेलाइजेशन होएगा, ठीक है। बड़ी बड़ी एमएनसीज क्या कर लेंगी, मोनोपोलाइज कर लेंगी ट्रेड को, प्रीडेटरी प्राइसिंग करेंगी। एक पेज का लिखना है, कितना आप लिख पाओगे इसमें, ठीक है। और मेनली जो ये तो अपोजिशन तो मतलब जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो कर ही रही है मेनली अपोजिशन, और किसके द्वारा, डोमेस्टिक रिटेलर्स भी अपोज कर रहे हैं, अपोजिशन बाय डोमेस्टिक रिटेलर्स, डोमेस्टिक रिटेलर्स भी इसको वो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा बात करें कुछ और क्यों नहीं हुआ, मतलब एफडीआई आया ही क्यों नहीं, चलो ये तो रीज़न हो गया कि अपोजिशन हो रहा है। दूसरी चीज़ कुछ सम स्टेट्स ने इसको वो किया था, ओनली सम स्टेट्स अलाउड इट, ठीक है। कुछ स्टेट ने इसको अलाउ किया, कुछ ने तो इसको अलाउ ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास डिस्क्रिप्शन था। मतलब कुछ देखो, कुछ कंडीशन इन्होंने रखती, ठीक है। मल्टी ब्रांड रिटेल मतलब इसके लिए कुछ कंडीशन सेटअप कर दी गई, ठीक है, कि इनके लिए कुछ कंडीशन थी। और स्टेट को डिस्क्रिप्शन दी है, इसमें क्या था, स्टेट को डिस्क्रिप्शन था कि वो अपने हिसाब से कुछ रूल्स बना सकती थी। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स थे, तो एमएनसी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स के साथ आई, तो उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था ही नहीं उनके लिए। तो इसीलिए भी बहुत सारी कंपनियां नहीं आई, क्योंकि स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स बना दिए थे उनकी एंट्री के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके कारण उस टाइम पे, और उस टाइम पे इंडिया में क्या था, लेस डिजिटाइजेशन भी था, ट्रांसपेरेंसी कम थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक रीज़न लिख सकते हो आप, ठीक है, 1-1.5 पेज में भर जाएगा। ये सारे रीज़न थे जिसके कारण इंडिया में वो बनने के बाद भी इतना ज़्यादा एफडीआई आया ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 9th का बी क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है,
क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है डिस्कस द रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का रैशनल बताओ और हमें रीजंस बताने हैं कि इसके रोल आउट में इतना डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था कब आया था, ये 2013 में क्वेश्चन आया था, तब तक तो जीएसटी लगा भी नहीं था। ठीक है, देखो कब से क्वेश्चन आ रहा है, अभी तक जीएसटी पे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा जीएसटी। ठीक है, तो अब देखो क्या है जीएसटी के बारे में। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का 10th क्वेश्चन। 10th क्या है कि जीएसटी को सबसे पहले मतलब जो जीएसटी था वो क्या था, पैन इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स था। थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्शन लगोगे, जो 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। अभी तो आप लिख सकते हो 1101 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स होंगे उसके, कुछ नुकसान होंगे। ठीक है, अगर आप बेनिफिट्स की बात करो क्यों इंट्रोड्यूस उसको किया गया था, सबसे पहले क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स था। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स था। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स का मतलब था जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे सारे उसने सब्स्यूम कर लिए थे। ठीक है, कुछ को छोड़ के, जैसे कि मतलब इससे क्या हो गया था, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या हो गया था, सिंप्लीफाई हो गया था। सिंप्लीफाइंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो लार्जेस्ट टैंक तक तो वही था, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स था ये। एक तो ये बेनिफिट था इसका मेन। एक था मल्टी स्टेज टैक्स था। मल्टी स्टेज टैक्स था मतलब ये टैक्स था, ये हर लेवल पे लेवाई किया गया था, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में, और बाद में उसको रिफंड कर दिया जाता था। ठीक है, फाइनल कंज्यूमर मतलब फाइनल कंज्यूमर को छोड़ के हर एक को रिफंड कर दिया जाता था, मतलब मल्टी स्टेज टैक्स था ये। और क्या था, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था मतलब कि कंज्यूमर से इसको मेनली कलेक्ट करना था, ओरिजिन पे इसको कलेक्ट नहीं करना था, मेनली इसको करना था जहाँ पे कंजप्शन हो रहा है लास्ट स्टेज पे, वहाँ से इसको कलेक्ट करना था जीएसटी को। ठीक है, और क्या था, अभी बताया पहली लाइन में कि पैन इंडिया टैक्स था। पैन इंडिया टैक्स था। पैन इंडिया टैक्स का क्या था कि मतलब लगभग पूरे मतलब कंट्री में इसका रेट जो था वो सेम था। रेट सेम था तो मतलब टोटल कंट्री किस में होगी, एक सिंगल मार्केट में वो होनी थी। ठीक है, सिंगल मार्केट में कवर होगी, यूनिफॉर्म टैक्स रेजिम हो गया पूरे इंडिया में। ठीक है, पूरे इंडिया में। ठीक है, तो जीएसटी क्या हो गया, सिंप्लीफाइड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इससे टैक्स कंप्लायंस भी ज़्यादा हो गया। अगर जितना ज़्यादा टैक्स सिंप्लीफिकेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का सिंप्लीफिकेशन होगा उतना ही हमारा टैक्स कंप्लायंस भी होगा, उतने लोग ज़्यादा टैक्स फाइल करेंगे। फर्दर हमारा टैक्स बेस भी इंक्रीज़ हुआ, इससे मतलब इससे क्या हुआ, हमारा टैक्स बेस भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, और टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ, टैक्स हमारा कलेक्शन भी इससे इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ बेनिफिट्स कि क्या रेशनल था इसको लाने का, तो इससे ये रेशनल था कि ये बेनिफिट्स इससे हो जाएंगे कि ये हो जाएंगे। इससे मेनली डिसएडवांटेजेस या फिर एप्रीहेंशंस क्या थे इसके लिए, एप्रीहेंशंस, डिसएडवांटेजेस कुछ भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले स्टेट्स को एप्रीहेंशंस थे कि उनके मतलब रिवेन्यू शॉर्टफॉल हो जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, रिवेन्यू शॉर्टफॉल, स्टेट्स को एप्रीहेंशन थे कि उनका रिवेन्यू शॉर्टफॉल होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड भी बनाया। जब जीएसटी लाए तो जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड भी बनाया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपको हम इस फंड से पैसे देंगे अगर आपका रिवेन्यू शॉर्टफॉल होता है तो। ठीक है, और क्या कॉम्प्रिहेंशन थे, जो स्मॉल ट्रेडर्स थे उनके लिए टैक्स कंप्लायंस था, उसका कॉस्ट इंक्रीज हो गया। टैक्स कंप्लायंस का जो कॉस्ट था वो इंक्रीज हो गया, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए टैक्स कंप्लायंस का कॉस्ट जो था इंक्रीज हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो डिक्रीज हो जाती। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये कैसे टैकल किया गया, ये किया गया मेनली टेक्नोलॉजी को इसके अंदर एंटर करा के, मतलब डिजिटल जो सिस्टम बना दिया गया। ठीक है, ताकि जो मेनली जीएसटी है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए। मेनली क्या था इसमें, मेनली डिजिटल कर दिया गया प्रोसेस को, और डिजिटल करने से क्या होगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा। थर्ड एप्रीहेंशन क्या था, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। ये एप्रीहेंशन था कि इनको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और ये सेम टैक्स बाद में क्या होगा, आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन तब तक का आप मतलब तब तक की तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो खत्म होगी। ठीक है, तब तक की तो आपके पास वर्किंग कैपिटल खत्म होगी। तो ये मेन 3-4 एप्रीहेंशंस थे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, मेनली इसके फायदे ही थे। तो वही था कि रैशनल क्या था इंट्रोड्यूस करने का, वो हमने बता दिया, क्रिटिकली कुछ बता दिए। तो गवर्नमेंट ने इसको बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट किया। आप लास्ट में लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या किया, चैलेंजेस को देखते हुए उनके कुछ सॉल्यूशंस दिए और जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, और आजकल जीएसटी का कलेक्शन जो है मतलब थ्रू आउट कलेक्शन में सबसे ज़्यादा आ रहा है। और बस यही सब चीज़ें आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में जीएसटी का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। तो देखो
आज हमारे जो 10 क्वेश्चंस हैं GS3 के वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इनके स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो टोटल हमने अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही बने रहो, क्योंकि हम 2013 से लेके 2020-21 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे GS 1, 2, 3, 4 के। और हमने पहले उठाया GS3, क्योंकि GS3 मेनली इकोनॉमी का सेक्शन ही मैंने करवाया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले यही उठाया है, उसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।